डिजिटल दुनिया में ग्राहकों के व्यवहार को समझना हमेशा से एक पहेली रहा है। मतलब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति किसी फिजिकल स्टोर में जाता है तो वहां का मैनेजर उसके हर कदम को देख सकता है। हाँ बिल्कुल। वो देख सकता है कि कौन किस शेल्फ के पास ज्यादा समय बिता रहा है। सही कहा। किस प्रोडक्ट को हाथ में लेकर वापस रख रहा है और किस चीज को तुरंत अपनी बास्केट में डाल रहा है। लेकिन डिजिटल दुनिया में, खास तौर पर एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर, वह ग्राहक पूरी तरह से अदृश्य होता है। एकदम अदृश्य। हमें बस नंबर्स दिखते हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी अदृश्य यूजर के हर कदम को डिकोड करने वाले हैं। हमारी चर्चा का आधार मास्टरिंग वेबसाइट एनालिटिक्स एंड यूजर बिहेवियर विद GA4 के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी विषय है। हाँ, तो हमारा आज का मिशन ये है कि हम एक सिनेरियो पर बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के पिछले 3 महीनों का डेटा है। हमें समझना है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, लोग वेबसाइट पर आकर असल में क्या कर रहे हैं और इन आंकड़ों से क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस चर्चा की शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम डेटा या एनालिटिक्स की बात करते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ चार्ट्स और बड़े बड़े नंबर्स में खो जाते हैं, जो कि बहुत आम बात है। हाँ, लेकिन असल में ये डेटा सिर्फ स्प्रेडशीट के कुछ सेल्स नहीं है। ये असली इंसानी व्यवहार है। हर एक क्लिक, हर एक स्क्रॉल और हर एक बाउंस के पीछे एक असली इंसान होता है, जिसकी अपनी कोई मंशा होती है। बिल्कुल। कुछ परेशानियां होती हैं और कुछ ज़रूरतें होती हैं। एक बेहतरीन एनालिस्ट का काम सिर्फ नंबर्स रिपोर्ट करना नहीं है, बल्कि उन नंबर्स के पीछे छिपी हुई उस यूज़र की कहानी को पढ़ना है। अगर डेटा देखकर आप यूज़र का अनुभव नहीं समझ पा रहे तो वो डेटा किसी काम का नहीं है। बहुत ही गहरी बात कही है आपने। और इस कहानी को पढ़ने के लिए जिस टूल ने पूरी इंडस्ट्री का नजरिया बदल दिया है, वो है गूगल एनालिटिक्स 4 या GA4। जी, GA4 ने सच में सब कुछ बदल दिया है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। मतलब इससे पहले जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स या पुराना सिस्टम था, वो भी तो यही काम करता था। फिर GA4 में ऐसा क्या खास है जिसने इसे इतना जरूरी बना दिया? ये एक बहुत ही तकनीकी और अहम बदलाव है। देखिए, पुराने एनालिटिक्स सिस्टम उस दौर में बने थे जब लोग सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर से इंटरनेट चलाते थे। लेकिन आज की सच्चाई अलग है। आज एक यूजर जर्नी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। मतलब आप सोचिए कि किसी ने सुबह अपने मोबाइल फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए एक स्नीकर्स का विज्ञापन देखा और उस पर क्लिक कर दिया। हाँ, फिर दोपहर को उसने अपने ऑफिस के लैपटॉप पर उसी ब्रांड को गूगल पर सर्च किया और रात को अपने टैबलेट से जाकर असल में वो खरीदारी पूरी की। अरे वाह, ये तो बहुत आम बात है आज के समय में। बिल्कुल। लेकिन पुराना एनालिटिक्स इन तीनों डिवाइस को 3 अलग-अलग यूजर मान लेता था। अच्छा, मतलब वो पूरी जर्नी को कनेक्ट नहीं कर पाता था। एकदम सही। लेकिन GA4 की सबसे बड़ी ताकत इसकी क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग है। ये मशीन लर्निंग और यूजर आईडी के जरिए इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़ देता है। ये टुकड़ों में जानकारी नहीं देता, बल्कि पूरी तस्वीर दिखाता है। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। ट्रैकिंग को इतना सटीक बनाने के लिए इसकी बुनियाद का सही होना बहुत जरूरी होगा। अगर कोई बिजनेस अपनी वेबसाइट पर GA4 सेटअप कर रहा है तो तकनीकी तौर पर सबसे पहला कदम क्या होता है? सबसे पहला कदम एक प्रॉपर्टी बनाना होता है। अगर आसान भाषा में समझें तो प्रॉपर्टी एक तरह का डिजिटल कंटेनर है ना, जहां उस बिजनेस की वेबसाइट या ऐप का सारा डेटा आकर जमा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे एनालिटिक्स अकाउंट के एडमिन सेक्शन में जाकर सेटअप करना होता है और वेबसाइट के लिए वेब डेटा स्ट्रीम को चुनना होता है। और डेटा स्ट्रीम सेट करने के बाद वो ट्रैकिंग कोड लगाना होता है, जिसे एक ग्लोबल साइट टैग या gtag.js कहते हैं। हाँ, वही असली काम है। ये कोड वेबसाइट के हर एक वेब पेज के हेडर में मौजूद होना चाहिए। ये एक तरह के साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, जो हर चीज पर नजर रखता है। जी, जैसे ही कोई यूजर पेज लोड करता है, ये कोड तुरंत एक्टिव हो जाता है और यूजर के ब्राउजर से डेटा कलेक्ट करके GA4 के सर्वर पर भेजना शुरू कर देता है। इसके बिना कोई रियल टाइम डेटा नहीं आएगा। यहाँ पर एक और चीज है जो पुराने एनालिटिक्स और GA4 के बीच बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। पुराने सिस्टम में सब कुछ पेज व्यू पर टिका था, मतलब पेज लोड हुआ तो डेटा रिकॉर्ड होगा। हाँ, लेकिन आज के समय में वेबसाइट्स बहुत डायनामिक हो गई हैं। लोग बिना पेज रीलोड किए वीडियो प्ले करते हैं, फॉर्म भरते हैं और इसी समस्या को GA4 ने इवेंट्स के मॉडल से हल कर दिया है। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं
तो पुराना एनालिटिक्स एक पुराने बही खाते की तरह था, जहां सिर्फ एंट्री तब होती थी जब कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हो, यानी पेज व्यू। और GA4? GA4 एक लाइव स्टॉक मार्केट टिकर की तरह है। ये पूरी तरह से इवेंट ड्रिवन मॉडल है। अब पेज व्यू भी सिर्फ एक इवेंट है। कोई यूजर पेज के 50% हिस्से तक स्क्रॉल करता है, वो एक इवेंट है। कोई इमेज जूम करता है, वो भी एक इवेंट है। किसी फाइल को डाउनलोड करना भी एक इवेंट है। इससे एनालिस्ट को बिना भारी कोडिंग किए बहुत बारीकी से ट्रैक करने की आज़ादी मिलती है। तो अब हमारे पास एक ऐसा सेटअप है जो वेबसाइट पर होने वाली हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन ये सब तब काम आएगा जब वेबसाइट पर कोई आएगा। जाहिर सी बात है। तो अब बात करते हैं ट्रैफिक सोर्सेज की। लोग वेबसाइट तक पहुंच कैसे रहे हैं? अगर हम अपने उस 3 महीने के ई-कॉमर्स डेटा वाले सिनारियो को देखें, तो ट्रैफिक मुख्य रूप से 4 रास्तों से आ रहा है। जैसे असली दुकान में होता है, कुछ लोग विज्ञापन देखकर आते हैं, कुछ टहलते हुए। जी। इन 4 मुख्य स्रोतों का विश्लेषण करना किसी भी मार्केटिंग बजट की दिशा तय करता है। सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक सर्च। यानी जो लोग गूगल या बिंग पर सर्च करके आते हैं। हाँ, और वो भी बिना किसी पेड विज्ञापन के। जब कोई बेस्ट रनिंग शूज सर्च करता है और वेबसाइट का लिंक पहले पेज पर आता है, तो वहां से आने वाला ट्रैफिक ऑर्गेनिक है। ये तो बहुत फायदेमंद होता होगा। सबसे ज्यादा फायदेमंद। ये दिखाता है कि वेबसाइट का SEO और कंटेंट कितना अच्छा है। और दूसरा स्रोत है पेड ट्रैफिक, जिसके लिए मार्केटिंग टीम ने पैसा खर्च किया है, चाहे वो गूगल एड्स हो या सोशल मीडिया पोस्ट्स। जी। इसका फायदा ये है कि ये तुरंत नतीजे देता है। लेकिन हमारे सिनेरियो में अगर हम देखें, मान लीजिए पेड ट्रैफिक बहुत ज्यादा है लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्कुल फ्लैट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि बिजनेस पूरी तरह से विज्ञापनों पर निर्भर है। जिस दिन विज्ञापन बंद, उस दिन ट्रैफिक बंद। एक स्मार्ट एनालिस्ट तुरंत SEO पर काम करने की सलाह देगा। सही बात है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है रेफरल ट्रैफिक की। जब कोई अन्य वेबसाइट आपकी वेबसाइट का लिंक देती है। उदाहरण के लिए किसी मशहूर फैशन ब्लॉगर ने अपनी पोस्ट में आपके जूतों का लिंक दे दिया। ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं लाता, ये डोमेन अथॉरिटी और ब्रांड ट्रस्ट का बहुत बड़ा सिग्नल है। मतलब भरोसेमंद साइट्स आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। ब्राउजर में URL टाइप करते हैं, इसे ब्रांड लॉयल्टी माना जाता है। लेकिन क्या ये हमेशा सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस ही होती है? कई बार डेटा कुछ और भी तो कहता है। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है आपका। एनालिटिक्स में डायरेक्ट ट्रैफिक अक्सर एक डार्क रूम की तरह होता है। कई बार जब एनालिटिक्स से पता नहीं लगा पाता कि ट्रैफिक कहाँ से आया, जैसे अगर किसी ने व्हाट्सएप पर लिंक शेयर किया हो, तो GA4 उसे भी डायरेक्ट में डाल देता है। अच्छा, जिसे डार्क सोशल कहते हैं। जी। इसलिए डायरेक्ट ट्रैफिक में अचानक आया उछाल हमेशा ब्रांड लॉयल्टी नहीं होता। कई बार ये ट्रैकिंग पैरामीटर्स के सही से काम न करने का भी संकेत होता है। ये बहुत बारीक फर्क है। खैर, मान लेते हैं कि ट्रैफिक वेबसाइट पर आ गया। असली चुनौती तो इसके बाद शुरू होती है, यूजर बिहेवियर एनालिसिस। बिल्कुल। वेबसाइट पर आने के बाद यूजर का अनुभव कैसा है, ये जानना सबसे जरूरी है। पुराने सिस्टम में लोग सिर्फ बाउंस रेट को देखकर परेशान होते थे, लेकिन GA4 ने एंगेजमेंट रेट नाम का एक बहुत ही पॉजिटिव मेट्रिक पेश किया है। एंगेजमेंट रेट असल में पुराने बाउंस रेट का एक बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है। पहले सिर्फ ये देखा जाता था कि कोई पेज छोड़कर गया या नहीं, लेकिन GA4 एक्टिव सेशन को मापता है। एक्टिव सेशन का मतलब क्या हुआ? एक्टिव सेशन तब माना जाता है जब यूजर वेबसाइट पर कम से कम 10 सेकंड बिताता है, या किसी कन्वर्जन इवेंट को पूरा करता है, या कम से कम 2 अलग-अलग पेज देखता है। तो अगर किसी ई-कॉमर्स साइट का एंगेजमेंट रेट 20% से भी कम है, तो इसका मतलब है कि लोग आ तो रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा। एकदम सही। इसका मतलब है कि वेबसाइट का लेआउट या प्रोडक्ट उन्हें आकर्षित नहीं कर रहा है। इसके साथ ही औसत सेशन अवधि या एवरेज सेशन ड्यूरेशन भी अहम है, लेकिन इसे कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। मान लीजिए हमारे डेटा में दिख रहा है कि लोग वेबसाइट पर औसतन 5 मिनट बिता रहे हैं, लेकिन खरीदारी कुछ नहीं कर रहे। हाँ, तो क्या वो ज्यादा समय बिताना अच्छी बात है? वही तो। मुझे लगता है इसका मतलब ये हो सकता है कि नेविगेशन इतना खराब है कि उन्हें चीजें मिल ही नहीं रही। यही वो जगह है जहां क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। ई-कॉमर्स में अगर सेशन ड्यूरेशन ज्यादा है लेकिन कन्वर्जन शून्य है, तो ये एक रेड फ्लैग है। शायद चेकआउट प्रोसेस बहुत लंबा है। और बाउंस रेट का क्या? GA4 में बाउंस रेट अब सिर्फ वो प्रतिशत है जो एंगेज सेशंस नहीं थे। मतलब अगर एंगेजमेंट रेट 60% है, तो बाउंस रेट अपने आप 40% होगा। और उच्च बाउंस रेट हमेशा बुरा नहीं होता। कैसे? अगर कोई यूजर कस्टमर सपोर्ट का नंबर ढूंढने आया, उसे पहले ही पेज पर नंबर मिल गया और उसने पेज बंद कर दिया, काम तो पूरा हो गया।
यूजर संतुष्ट है लेकिन एनालिटिक्स उसे बाउंस मानेगा। बहुत ही व्यवहारिक बात है ये। पेज के उद्देश्य को समझना जरूरी है। अब बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जो किसी भी बिजनेस का अंतिम लक्ष्य होता है, कन्वर्जन और रेवेन्यू। जी, कन्वर्जन फनल एनालिसिस से बेहतर इसके लिए कोई टूल नहीं है। G4 में गोल्स को कन्वर्जन्स के रूप में सेट किया जाता है। अब कन्वर्जन का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना तो नहीं है, जैसे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना एक माइक्रो कन्वर्जन हो गया। और फाइनल पेमेंट करके प्रोडक्ट खरीदना एक मैक्रो कन्वर्जन। बिल्कुल। इन कन्वर्जन्स को एक फनल के रूप में ट्रैक करना बहुत शक्तिशाली होता है। फनल यानी वो रास्ता जो यूजर खरीदारी के लिए लेता है, जैसे होम पेज से प्रोडक्ट पेज, फिर ऐड टू कार्ट और फिर चेकआउट। हाँ, और इस एनालिसिस का सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स की पहचान करना। ये देखना कि यूजर किस कदम पर वेबसाइट छोड़कर जा रहा है। हमारे 3 महीने के डेटा वाले सिनेरियो में देखते हैं। मान लीजिए 1000 लोगों ने प्रोडक्ट कार्ट में डाला, लेकिन 800 लोग चेकआउट पेज से वापस चले गए, जिसे कार्ट अबैंडनमेंट कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप ऑफ पॉइंट हो गया। और एक बिजनेस के लिए ये ड्रॉप ऑफ पॉइंट किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं है। खजाने का नक्शा? वो कैसे? देखिए, अगर 80% लोग चेकआउट से भाग रहे हैं तो कोई ठोस कारण होगा। शायद पेमेंट गेटवे में कोई तकनीकी समस्या है, या फिर अचानक से शिपिंग चार्ज ज्यादा दिख रहा हूं। बिल्कुल, या गेस्ट चेकआउट का ऑप्शन ही ना हो। जब एनालिस्ट इस ड्रॉप ऑफ पॉइंट को पहचान कर इसे फिक्स करवा लेता है तो कन्वर्जन रेट्स में जो सुधार होता है वो रेवेन्यू में लाखों का इजाफा कर सकता है। ये दिखाता है कि एनालिटिक्स सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब अंत में बात करते हैं रिपोर्टिंग और उन आम गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। GA4 में बहुत सारे कस्टमाइज होने वाले डैशबोर्ड्स होते हैं। एक अच्छे डैशबोर्ड की खासियत है कि वो डेटा के ट्रेंड्स और असामान्यताओं को तुरंत हाईलाइट कर दे। लेकिन लोग अक्सर डैशबोर्ड को सिर्फ वैनिटी मैट्रिक से भर देते हैं, जैसे टोटल विजिटर्स दिखा दिए। हाँ, जो कि एक बहुत आम समस्या है। एक अच्छी रिपोर्ट हमेशा एक्शनेबल इंसाइट्स पर फोकस करती है। जो नए लोग हैं वो कुछ बुनियादी गलतियां करते हैं और टाइम ऑन पेज को एक ही मान लेते हैं, जबकि सेशन ड्यूरेशन पूरे विजिट का समय है और टाइम ऑन पेज सिर्फ एक विशिष्ट पेज का समय है। और एक गलती जिसका जिक्र अक्सर सबसे बड़ी चूक के रूप में होता है, वो है कन्वर्जन ट्रैकिंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। मैं तो इसे एनालिटिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा पाप कहूंगी। सबसे बड़ा पाप। बिल्कुल। आप सोचिए, कोई बिजनेस लाखों रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर रहा है, ट्रैफिक भी आ रहा है, लेकिन उन्होंने GA4 में कन्वर्जन इवेंट सेट ही नहीं किए। तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा विज्ञापन असल में बिक्री ला रहा है। एकदम सही। बिना कन्वर्जन ट्रैकिंग के आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आप सिर्फ अंदाजों के भरोसे हैं। अगर आप अपना बिजनेस गोल ही नहीं माप रहे तो सारे ट्रैफिक का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो आज की हमारी इस चर्चा में हमने एक बहुत व्यापक यात्रा तय की। हमने देखा कि कैसे GA4 पुराने सिस्टम से निकलकर एक इवेंट आधारित ट्रैकिंग मॉडल बन गया है। ट्रैफिक के अलग-अलग स्रोत क्या कहानी कहते हैं। जी, हमने एंगेजमेंट रेट और ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स के जरिए यूजर बिहेवियर को डिकोड किया और ये भी जाना कि बिना कन्वर्जन ट्रैकिंग के सब अधूरा है। अगर इस पूरी चर्चा का एक सबसे बड़ा टेकअवे निकाला जाए तो वो यही है कि डेटा अपने आप में कोई जवाब नहीं है। डेटा सिर्फ सही सवाल पूछने का एक टूल है। बहुत खूब। GA4 में महारत हासिल करने का मतलब सेटिंग्स रटना नहीं है। इसका असली मतलब है कि आप उस कच्चे डेटा को, उन हजारों इवेंट्स को एक ऐसे ठोस ज्ञान में बदल सके जिससे बिजनेस के लिए बेहतर फैसले लिए जा सकें। डेटा का असली मूल्य उसके उपयोग में ही है। चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ के जाना चाहूंगा। जी, बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे GA4 जैसी तकनीक यूजर के हर एक क्लिक, हर एक स्क्रॉल को बहुत बारीकी से ट्रैक कर रही है। ये सब एक बेहतर और पर्सनलाइज्ड अनुभव देने के नाम पर हो रहा है। सही बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इंसान का हर डिजिटल कदम इतनी गहराई से मापा और परखा जा रहा है, तो भविष्य में डिजिटल प्राइवेसी और पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग के बीच की ये महीन रेखा कहाँ जाकर खत्म होगी? क्या ये सारा डेटा असल में हमें बेहतर सुविधा दे रहा है, या फिर ये धीरे धीरे हमारे खरीदारी के व्यवहार और निर्णयों को नियंत्रित करने का एक अदृश्य हथियार बनता जा रहा है? इसी सवाल के साथ हमारे आज के इस गहरे विश्लेषण का समापन होता है।